जो नीट की परीक्षा हुई उसको लेकर जो युवा वर्ग है जिन्होंने 23 लाख बच्चों ने अपना एग्जाम दिया था, महीनों तक पढ़ाई के लिए तैयारी करते हैं, एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, सालों तक तैयारी करते हैं, अपने करियर चॉइसेस को का जो है निर्भर है उनके एग्जाम को लेकर, उसके साथ छेड़छाड़ होना, जहां पे ये तक लगाया जा रहा है, अटकलें लगाई जा रही हैं। बिहार यूनिट ने कहा है कि वो पेपर जो था एक दिन पहले लीक हो गया था और उसमें कौन संलिप्त है। ये वो इकोसिस्टम बन गया है जहां पे कोचिंग सेंटर्स, जो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, जो कॉलेजेस है, ये सब मिलकर पेपर लीक कर रहे हैं, उस पर 30 से 40 लाख रुपए कमाते हैं। तो वो लोग जो 23 लाख बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, कुछ लोगों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है। यहाँ तक कि ये भी आया, हरियाणा के एक सेंटर से 7 ऐसे लोग थे जिनको डिट्टो सेम मार्क्स मिले हैं, फुल मार्क्स मिले हैं। तो जो व्यवस्था है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। उनके फ्यूचर, जो हमारे युवा वर्ग है, वो आने वाले विकसित भारत का एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आप उनके सपनों पे पानी फेर रहे हैं, वो आक्रोशित हैं। और पेपर लीक का मुद्दा नीट का ही नहीं, बार बार आ रहा है। और आज आपने एनटीए ने क्या किया है, एनटीए ने एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया है जिसके जो चेयरमैन एनटीए के हैं वही चेयरमैन इसके हैं। तो ये चोर और कोतवाली जैसा सीन हो गया। मैंने कहा है एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए और ये प्रायोरिटी देनी चाहिए कि ये पेपर लीक जो लाखों लोगों का, युवाओं का जो फ्यूचर है उसको वो डगमगाता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होगा, फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मैंने मांग उठाई है और प्राथमिकता युवाओं की होनी चाहिए, उनके भविष्य को लेकर होनी चाहिए। एक तरफ युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ वो मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो अन्याय ना ही हो और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान लेकर, प्राथमिकता देकर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। मैम, एक वाराणसी में बाल बाल बच गए, वरना वो हार जाते। उन्होंने प्रियंका गांधी का भी जिक्र किया, उन्होंने साथ ही संविधान का भी जिक्र किया कि संविधान को बदलने की, फाड़ने की बात करते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री संविधान को ही छूकर चूम रहे हैं। वो तो ऐसा है ना, वो वादा करते हैं, वादा खिलाफी करके उनको जुमला बता देते हैं। ऐसे ही अभी संविधान को नमन कर रहे हैं पर संविधान के विरोध ही काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से सरकार बनी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जो हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है, पर केंद्र सरकार ने उसका संज्ञान ना लेकर अभी भी सत्ता की मस्ती इनको लगी हुई है। महाराष्ट्र में जनता देख रही है। फिर इनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई, उन्होंने कहा 400 से ऊपर हमें सीट दे दो, फिर हम संविधान बदल देंगे। वो तो मंशा अभी भी है। आरएसएस की भी मंशा रही थी कि रिजर्वेशन खत्म कर दें, रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनली खत्म होगा, इसलिए ये चाह रहे थे संविधान बदलने की कोशिश कर रहे थे 400 से ज्यादा आंकड़ा लाने के बाद। पर जनता सतर्क रही, जनता ने इनको मेजॉरिटी से दूर रखा और आज ये संविधान के नाम लेकर, संविधान का हवाला देकर कह रहे हैं कि सरकार चलाएंगे। देखते हैं कितने दिन चलती है। मैम, एकनाथ शिंदे के बयान पर कांग्रेस सरकार ने कहा है लोगों ने उन्हें सारी गलतियों और पापों को सबक सिखा दिया है, उन्हें 400 पार वाली बात भूल जाने की जरूरत है। राज्य में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पीने के पानी की कमी है, मजदूरों के पास कोई काम नहीं है और सरकार इस बारे में कुछ काम नहीं कर रही है। देखो, हास्यास्पद ये भी है कि वो बोल रहे हैं जिन्होंने संविधान का गला घोटकर, प्रजातंत्र का गला घोटकर, धन बल और सत्ता बल के चलते केंद्र से इन्होंने अपने पार्टी पक्ष के साथ गद्दारी कर सत्ता का मौज लूटने का काम एकनाथ शिंदे ने किया है। एकनाथ शिंदे को बकायदा वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है कि जो हुआ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, जो गवर्नर का रोल था वो गलत था और ये फिर भी सत्ता का मौज लूट रहे हैं। और बात करें 400 का पार नारा जो था गलत था, आपने जो शुरुआत की वो गलत था, उससे इनको और बल बढ़ा। इनने कहा हमें 400 का आंकड़ा पार करा दीजिए तो हम संविधान को ही बदल देंगे, संविधान को बदलेंगे तो हम रिजर्वेशन को ही खत्म कर देंगे। 2025 में आरएसएस को 100 साल पूरे होने वाले हैं, उनको ये सबसे बड़ा गिफ्ट देंगे। तो देश की जनता अपना विवेक का इस्तेमाल कर, हमारा एजेंडा नहीं, जनता अपना देश की समझ को देखकर, अपना विवेक का इस्तेमाल कर उन्होंने ऐसे इरादे, ऐसे सोच को हराया है। जम्मू कश्मीर में डॉक्टर फारूक हो रहे हैं, उस पर बयान आया, उन्होंने कहा हमारे पड़ोसी देशों में कई समस्याएं हैं, पड़ोसी में समस्याएं हैं, सैन्य कार्रवाई से ये समस्याएं हल होंगी। जब तक हम पड़ोसियों से बात नहीं करेंगे हम हल नहीं निकाल सकते। आतंकवादी सीमाओं में आ रहे हैं और आते रहेंगे, कल जो भी सरकार होगी उसे यही झेलना होगा। लगातार अमरनाथ यात्रा भी होगी, उसमें घटना कोई छोटी हो सकती है, उसमें कश्मीरियों को इल्जाम देना गलत है। अगर अमरनाथ में ऐसी कोई घटना होगी तो हम उसका बिल्कुल निंदा ही नहीं, हम केंद्र सरकार से इस्तीफा मांगेंगे। और क्योंकि ये गृह मंत्री का फेलियर होगा, ये इंटेलिजेंस फेलियर होगा,
हिंदू धर्म के लोगों का पालन करने वाले जो हिंदू जाते हैं दर्शन करने, आपकी जिम्मेदारी बनती है केंद्र सरकार की उनका बचाव करने की। और किसी एक पे छोटा से छोटा हमला भी हुआ तो उसका जिम्मेदार साफ साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। जब गोलीबारी चलती है उस समय पे दोस्ती और बातचीत नहीं हो सकती है, और कोई बातचीत पॉसिबल नहीं है जब तक ये आतंक का माहौल पाकिस्तान की तरफ से आता चला जाए। और आने वाले समय में मैं कहूँगी जो भी कश्मीर में हो रहा है, ये कश्मीर में नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता का एक परिणाम है। नोटबंदी खत्म हुई, हम आतंक खत्म करेंगे जम्मू और कश्मीर में। 370 धारा हटाई, देखिए पीस बहाल हो गया और हमने आतंकवाद खत्म कर दिया। ये उनके मुंह पे तमाचा है कि आपके इंटेलिजेंस फेलियर के चलते वही गृह मंत्री जो अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, जिसकी वजह से जिस कारणवश जो कश्मीर का आतंकवाद नहीं रोक पाए, मणिपुर में नहीं रोक पाए, जनता ने उनको मजबूर किया, उनको मजबूत नहीं किया, मजबूर किया, मेजॉरिटी से दूर रखा। फिर से आपको उनको गृह मंत्री बनाना दिखाता है कि आपको जनता की भी मन की बात नहीं सुनी है। अभी भी आपको यही मन की बात चल रही है, यही आपका अहंकार है जिसके चलते आज देश को ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना फेस करनी पड़ रही है। लास्ट क्वेश्चन, सांसद बना रहा हूँ, दुर्भाग्य से मैं पीएम की तरह नहीं हूँ। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, मैं भगवान द्वारा निर्देशित नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। दुर्भाग्य से मेरे पास यह विलासिता नहीं है क्योंकि मैं एक इंसान हूँ और मुझे भगवान ने नहीं आदेश दिया है। मेरे लिए यह बहुत सरल नहीं है। मुझे चुनना होगा कि भगवान वायनाड के लोग के पास जाऊं मैं या किसके पास जाऊं। देखिए, क्योंकि इलेक्शन दो जगह से लड़े हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी उनको छोड़नी पड़ेगी, और वो सही कह रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं वो स्वयं ही भगवान का अवतार हैं, अपनी कहते हैं मैं बायोलॉजिकल पैदाइश ही नहीं हूँ, यानी उनकी वृद्ध माता जो अब नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि नहीं है, उनके साथ आप इस तरीके के कहना कि मैं उनके पेट से ही नहीं जन्मा हूँ, क्या दर्शाता है? तो ये जो एरोगेंस है, ये जो सोच है कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, इसलिए हम रातों रात नोटबंदी ले आते हैं, फिर अपनी माता को क्यू में खड़ा कर देते हैं, ये सोच के चलते तो हम में से कोई नहीं है। हम वी आर मेयर ह्यूमन बींग्स, और निर्णय लेना पड़ेगा कौन सी वो कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ते हैं वो उन पर निर्धारित है। पर उम्मीद करती हूँ कि जो भी उनके बाद जो भी कैंडिडेट बनकर आएंगे वहाँ से सीट जीतेंगे, तो उम्मीद करती हूँ वो जनता का ध्यान रखेंगे और जो भी कमिटमेंट है उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। Ma'am, you have write a letter to Education Minister regarding NEET result. What issues have you raised? The issue is extremely serious about the grave concerns that are being raised by the students who, after having worked hard for months, toiled day and night for a career choice that they have made, and their career choices would only be successful once they pass their NEET, and to have this exam mismanaged, to have glaring inconsistencies. There are also accusations and investigation which lead to a paper leak. Paper leak is one of the biggest challenge facing the nation and the youth of this nation. On one hand, they graduate and they don't get jobs. On the other hand, they're working hard to reach a position in life, and they're being failed by our systems which are not willing to sort them out right. So I have requested the Education Minister that prioritize this. Our youth is the future of this nation. And if we give them broken systems, they will have nothing forward to look forward to. So it is important that we do a free and fair investigation, a time-bound investigation, and all those culprits, whether it is the coaching centers, whether it is a compromised administration, whether it is these brokers who sell new papers for 30 to 50 lakhs and make money out of the misery of the students. The NTA which has given grace marks, which has given marks arbitrarily, and we still don't know how they've allocated these marks. An NTA which has absolved itself of any responsibility. An NTA which after under pressure has set up an investigation, but that investigation has the same chairperson who is heading NTA. How can you expect a free and fair probe? So I have asked for a free and fair probe in a time-bound manner, and those who are guilty of this should be punished, and an example needs to be set that India and India's systems will not tolerate anything that goes against the future of a developed India, a bright India, an India which the young look forward to and look forward to contributing to. Ma'am, Rahul Gandhi said heavily escaped in Varanasi and he would have been defeated himself in Varanasi. He also says on Constitution. Yeah, so we saw how they tried to trample on the constitution. It started from Maharashtra, and then they went on to feel emboldened and started to say, give us more than 400 seats and we will change the constitution. It is a fact that this fight has been fought by the voters of India
to safeguard the constitutional rights that have been given, and also understand their constitutional obligation and duty to safeguard India's democracy. And they've done that by not giving the Bharatiya Janata Party absolute majority. Having said that, we also saw how the Prime Minister almost was trailing in 2-3 rounds in Banaras. So even if he has won, even if he's a victor, he has failed. He's failed the aspirations of the people. He has failed the commitment he made to the people. And people of Banaras, Varanasi have proven to the Prime Minister himself that if you do not work in the interests of India, then we will not hesitate in voting you out. Ma'am, Eknath Shinde, State Congress President Nana Patole says people have taught them a lesson for all their fault and sins. They need to forget about 400 par. It is absolutely unfortunate that Mr. Shinde, who unconstitutionally continues to be the Chief Minister, where the entire model of undermining the constitution began from Maharashtra, where he was not just a traitor to the political party which gave him the responsibilities he had before becoming the Chief Minister, but he also undermined the constitution and did away with democratic principles to rule, to govern in Maharashtra. Even the Supreme Court has given a verdict against this and called it unconstitutional. So when he says, oh, this is what is went wrong, it began with you, Mr. Shinde. And having said that, it is a fact that they got emboldened from there onwards, from Maharashtra onwards, and they thought that constitution is something that if they get more seats, they'll be able to undermine. Lot of their candidates, BJP candidates, went on to say we will do away with some constitutional rights given to the people. So people of the country have proven to them that try as much as you want, we will not allow the constitution to be trampled upon. And so now, yes, it is a fact that they cannot even dream of getting above 400, because people of India are much intelligent, much smarter, and they know what their constitutional responsibility is towards this nation. Ma'am, on the terror attack in Jammu, Farooq Abdullah says we still have problems with our neighbors. These problems will not be solved by military action. He also says we have a major yatra coming. Any small incident that might take place in that we will be blown up in the rest of the country. Firstly, no conversation can happen with enemy nations which are hell-bent on creating terrorism in our nation, which are killing innocent lives to prove a point that they believe is seeming to be the only priority that they have in life. A failed nation, a failed neighbor, a failed economy, a failed democracy, a failed idea of what Pakistan is not something India needs to indulge in. But India needs to be giving a very strong pushback to this kind of activities. Unfortunately, the government of India hasn't been able to do that. Right from demonetization, we were told that there will be no terrorism activities. After 370 was removed in a bid to show that everything was nice and normal in Jammu and Kashmir, we still don't have an election there, taking place there. And I would continue to say, if even a single life is harmed in the Amarnath Yatra, a yatra which is religious for every single Hindu, then there would be only one political party to blame, which is the Bharatiya Janata Party, and only one person to blame, not just one, two, the Prime Minister and the Home Minister. That he continues being the Home Minister despite failing in Manipur, despite failing in Jammu and Kashmir, despite failing to garner a majority in the country because of exactly the same failures that we are seeing. So, I mean, whether it is a warning, etc., there will be an issue if any single Indian or Hindu is harmed during Amarnath Yatra.